Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to our channel Physics with BKS. So today we are going to start another lecture for vectors and scalars. Vectors and scalars का ये जो है दूसरा लेक्चर है. पिछली वीडियो में जो है टाइप्स ऑफ वेक्टर और उसकी जो बेसिक चीज़ें थी यूनिट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर डिटेल्ड हमने पढ़ा था, ठीक है. उसके बाद हम पढ़ेंगे आज के वेक्टर को हम ऐड किस तरह से कर सकते हैं वेक्टर को, और ग्राफिकल मेथड क्या है एडिशन का, और फॉर्मूला की मदद से हम रिजल्टेंट किस तरह से फाइंड करते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम करते जाएंगे, ठीक है. वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखते जाओ, और जहाँ पर मैं रेफरेंस दूं कि बुक रीडिंग वाली वीडियो देखो, तो अगर आप वो देख लोगे उसके साथ साथ तो आपके जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होते जाएंगे. वेक्टर्स में फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है. तो आप पढ़ते हो वेक्टर, हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पढ़ी थी. उसमें हमने क्या पढ़ा था कि वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन सेगमेंट, यानी कि वेक्टर को जाहिर किया जाता है एक लाइन सेगमेंट के साथ, और उसकी जो लाइन है वो शो करती है क्या, इट्स मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड का मतलब सिंपल नंबर है या वैल्यू, ठीक है. मैग्नीट्यूड क्या जाहिर करता है, इसकी जो लेंथ है एरो की वो मैग्नीट्यूड को जाहिर करेगी, और एरो जो है ये वाला दिस इज फॉर डायरेक्शन. अच्छा, अब किसी जगह पर यहाँ पर इसको अपना इनिशियल पॉइंट बोलता है, यहाँ पर इसको टर्मिनल पॉइंट बोलता है. आपको अपने टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है कि वो क्या कह रहा है, ठीक है. मैंने आपको जनरली समझाया था कि ये जो है इनिशियल पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से चीज स्टार्ट हो रही है, ये टर्मिनल पॉइंट है या फाइनल पॉइंट है, और हेड भी इसको बोलते हैं. ये इनिशियल पॉइंट है, या इसको अपना टेल भी कहा जाता है, ठीक है. तो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल जो होती है वो इस तरह से होती है, एरो विथ इट्स डायरेक्शन. दूसरा हमने पढ़ा था कि वेक्टर को आप बोल्ड फेस्ड लेटर्स के साथ भी लिखते हो. बोल्ड फेस्ड लेटर्स. बोल्ड फेस्ड लेटर्स का मतलब क्या है कि वेक्टर जो है आप बोल्ड फॉर्म में इस तरह से लिखोगे ए, और इस तरह से लिखोगे बी. तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है. ये ओल्ड जो स्क्रिप्ट्स हैं वेक्टर के बारे में वो इस तरह से लिखी गई थी. अच्छा, अगर वेक्टर, अच्छा, और ये कैपिटल में लिखना है आपने बोल्ड फेस्ड लेटर्स, लेकिन कंडीशन क्या है कि कैपिटल अल्फाबेट्स के अंदर लिखना है. अच्छा, अगर ये स्मॉल अल्फाबेट में होगा, स्मॉल अल्फाबेट्स में अगर होगा तो इसके ऊपर जो है कैप आएगा, और उसकी निशानी क्या है, उसकी निशानी ये है. तो अगर मैं यहां पर लिखूं इस तरह से एन वेक्टर या ए वेक्टर या बी वेक्टर, तो इसके ऊपर मैं एक छोटा सा कैप लगाऊंगा. सो दिस इज फॉर दी वेक्टर. तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये कुछ हमने तरीके पढ़े थे. लाइन सेगमेंट जो है वो मैग्नीट्यूड को जाहिर करता है. मैग्नीट्यूड का मतलब है सिंपल नंबर, और ये जो इसका एरो है वो डायरेक्शन को बताता है. अगर मैं इसके बराबर में ही दूसरा एक वेक्टर ड्रॉ करूं, तो इसकी जो है लेंथ ज्यादा है, तो इसकी लेंथ ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है. सपोज करो अगर ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा, ये 15 सेंटीमीटर होगा, ठीक है. तो इससे ये जो 15 सेंटीमीटर है दिस इज मैग्नीट्यूड. ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है आपका. और ये जो सेंटीमीटर लगा हुआ है इसके साथ, ये तो सिंपल यूनिट है. अच्छा, और ये वाला जो है दिस इज एरो, एरो या हेड, और ये किसके लिए होता है, ये डायरेक्शन के लिए होता है. तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है. इसको हमने पढ़ा कि ग्राफिकल मेथड से भी आप जाहिर कर सकते हो, और वेक्टर को लिखने के लिए बोल्ड फेस्ड लेटर्स, स्मॉल अल्फाबेट्स में होगा तो कैप्स के साथ, या इस तरह से भी आप लिख सकते हो वेक्टर ए लिख के सिंपल, अगर बोल्ड फॉर्म में नहीं लिख रहे तो उसके ऊपर एरो लगा दो. तो दिस इज वेक्टर ए. और इसके मैग्नीट्यूड को अगर हमने लिखना है तो मैग्नीट्यूड को किस तरह से आप लिख सकते हो, ये मॉड वाला सिंबल लगा के इस तरह से. इसका मतलब ये है कि वेक्टर में हमने डायरेक्शन को छोड़ दिया है, बाकी उसका मैग्नीट्यूड यानी कि नंबर जो है वो रिमेनिंग है. तो ये पिछली वीडियो का एक जो है जल्दी में हमने रिकैप ले लिया. अब हम पढ़ेंगे वेक्टर को थोड़ा सा रिप्रेजेंट किस तरह से करना है, ये वाली नॉलेज यूज करके. उसके साथ साथ पढ़ेंगे कि वेक्टर को ऐड किस तरह से हम कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड जो भी हैं, और एडिशन जो है रूल्स वगैरह, तो वो सारे जो है हम डिस्कस करेंगे. तो वेक्टर एडिशन में आपका एक छोटा सा प्रिंसिपल यूज होता है.
जिसको हम नाम देते हैं हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल का ये आपका प्रिंसिपल है जो आपको यूज करना है वेक्टर एडिशन में। अब आपके पास क्या होंगे, कुछ वेक्टर्स होंगे। सपोज करो कि यहां पर आपके पास है एक वेक्टर, इसे हमने ड्रॉ कर लिया, ये है वेक्टर ए, और यहां पर ये मैंने एक दूसरा वेक्टर बना लिया, ये वेक्टर बी। ठीक है, तो यहां पर एक वेक्टर है ए, यहां पर वेक्टर है बी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनका रिजल्टेंट किसके इक्वल मिलेगा, यानी कि रिजल्टेंट इन दोनों का क्या बनेगा, तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रिंसिपल को यूज करेंगे। इस प्रिंसिपल को, ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ज्वाइन द गिवन वेक्टर्स, ज्वाइन द गिवन वेक्टर्स with head of first to tail of second vector, tail of second vector। ये है जनरल प्रिंसिपल, यानी कि वेक्टर आपको किस ऑर्डर में रखने हैं, ज्वाइन दी गिवन वेक्टर्स, जो आपको वेक्टर्स गिवन है, विथ हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, यानी कि पहले वेक्टर का हेड हो, उसके साथ अपना टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। तो जो सेकंड वेक्टर है इसका टेल आपने इसके साथ रखना है। ठीक है, अब इसका रिजल्टेंट हमें कैसे मिलेगा, ये अभी खत्म नहीं हुआ, हेड टू टेल रूल चल रहा है। तो रिजल्टेंट वेक्टर, यहां पर मैं इसको चेंज करके लिख लेता हूं, रिजल्टेंट वेक्टर किस तरह से मिलेगा आपको, resultant vector is made in order of head with head या इसको थोड़ा चेंज करके लिखते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट इज मेड इन ऑर्डर ऑफ tail of first vector and head of last vector। ठीक है, तो अब ये रिटन फॉर्म की एक एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको जनरली एक्सप्लेनेशन से ये समझ आ जाए तो आप फिर अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। तो हेड टू टेल रूल क्या कहता है कि आपके पास जो भी वेक्टर्स गिवन होंगे उनका रिजल्टेंट आप किस तरह से निकाल सकते हो। तो पहले आपने क्या करना है, ज्वाइन दी गिवन वेक्टर, जो भी वेक्टर आपको गिवन है उनको ऑर्डर में रखो एक, और ऑर्डर कौन सा होना चाहिए, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, यानी कि ये पहला वेक्टर है, इसका हेड मिलाओ किसके साथ, तो टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, इसके टेल के साथ। तो हम सबसे पहले इस पहले रूल को फॉलो करते हैं। तो यहां पर हम इस तरह से लिखते हैं, ये हमारे पास वेक्टर ए, ये फर्स्ट वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड के टेल के साथ मिलाना है, तो इसका ये यहां पर हम टेल लगा देते हैं, ये बी। ठीक है, अब ये जो इसका पहला प्रिंसिपल है ये तो हमने कर लिया। अब दूसरा क्या है, अब हमें रिजल्टेंट चाहिए, क्योंकि इसने पूछा हमसे रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट आप किस तरह से निकाल सकते हो, रिजल्टेंट वेक्टर इज मेड इन ऑर्डर टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर। अब ये जो पहला वेक्टर है इसका टेल देखो ये यहां पर है, इस टेल को क्या करना है, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर ऐसा वेक्टर है जो कि हमें ड्रॉ करना है इस तरतीब से जिसमें इसका टेल जो है फर्स्ट वेक्टर के साथ मिले और हेड जो है वो लास्ट वेक्टर के साथ मिले। तो इस तरह से ये बनेगा, टेल टेल के साथ और हेड हेड के साथ। ऊपर देखो ये दोनों हेड हेड के साथ हैं और यहां पर टेल टेल के साथ हैं। तो इस पूरी स्टेटमेंट को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में लिखूं तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, टेल विथ टेल एंड हेड विथ हेड, हेड विद हेड, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर अगर आपसे पूछा जाए, तीन वेक्टर्स आपको गिवन हो, पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, और आपसे पूछा जाए कि इन तीनों में से रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है, तो याद कर लो रिजल्टेंट वेक्टर की निशानी यही है कि वो टेल उसका टेल के साथ होगा, हेड उसका हेड के साथ होगा। ठीक है, और यहां पर बाकी वेक्टर्स देखो, बाकी इस तरह से नहीं है, इसका ये देखो टेल टेल के साथ तो है लेकिन हेड टेल के साथ है, यहां पर हेड हेड के साथ नहीं है, यानी कि
ये जो ए वेक्टर है ये रिजल्टेंट नहीं है। बी वेक्टर देखो, बी का हेड टेल के साथ है और हेड हेड के साथ है और टेल हेड के साथ, तो ये भी रिजल्टेंट नहीं है। रिजल्टेंट के लिए कंडीशन क्या है, हेड विद हेड एंड टेल विद टेल। अगर ऐसा कोई वेक्टर, अगर मैं 3 वेक्टर्स लिख लूं, यहां पर देखो मैंने ए लिखा है, बी लिखा है और ऊपर में एक सी लिख दूं, यहां पर मैं आपसे पूछूं कि रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है, तो आप रिजल्टेंट को किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे? रिजल्टेंट को आप आइडेंटिफाई इस तरह से कर सकते हो कि टेल टेल के साथ ज्वाइन हो और हेड हेड के साथ ज्वाइन हो। यहां पर बाकी और जगह पर इस तरह से नहीं है, यहां पर देखो टेल टेल के साथ तो है लेकिन यहां पर हेड हेड के साथ नहीं है, हेड टेल के साथ है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सी वेक्टर है वो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट के इक्वल है। और रिजल्टेंट हमेशा किसके इक्वल होता है? गिवन वेक्टर्स की एडिशन के। यानी कि इसका रिजल्टेंट हमें एडिशन करनी थी तो मिला दिया हमने, तो किस तरह से बनेगा? रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यानी कि यहां पर ये जो सी है वो रिजल्टेंट है और किसके इक्वल है? ए प्लस प्लस बी, ऊपर एरो लगाने हैं। रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू एडिशन ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी को मिलाओगे तो वेक्टर सी मिलेगा एंड वेक्टर सी इज दी रिजल्टेंट। तो ये सिंपल जो है अपना एक रूल है जिस तरह से आप वेक्टर को ऐड कर सकते हो। और प्रिंसिपल कौन सा यूज करना है? हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल इज दी रूल विच इज इंप्लाइड फॉर दी एडिशन ऑफ वेक्टर्स, गिवन वेक्टर्स। और सिंपली नॉर्मली इसमें 2 वेक्टर्स आप ऐड कर सकते हो। अच्छा, यहां पर देखो हमने इस एडिशन के बाद यहां पर हमें एक ट्राइंगल की शेप वाली जो है एक चीज मिली है, तो यहां पर इसको हम क्या बोलते हैं? इसी वजह से यहां पर ये ट्राइंगल मिल रहा है तो इसी वजह से इसको कहा जाता है ट्राइंगुलर लॉ। ट्राइंगुलर ट्राइंगल लॉ या ट्राइंगुलर लॉ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ट्राइंगुलर लॉ में कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, तो प्रिंसिपल हेड टू टेल रूल होता है, लेकिन उसमें जो शेप लास्ट में आपको मिलेगी वो एक ट्राइंगल की तरह मिलेगी, इसी वजह से उसको ट्राइंगल लॉ भी कहा जाता है। और ये दिया था ओलिवर हेविसाइड, एक साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन, उसने दिया था। ठीक है। अच्छा, और एक चीज इसमें ट्राइंगुलर लॉ में एक लिमिटेशन है, वो कौन सी? कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आप 2 वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो, गिवन 2 वेक्टर्स। यानी कि 2 वेक्टर्स आपको गिवन होंगे और जो थर्ड होगा वो सिर्फ और सिर्फ रिजल्टेंट होगा, उससे ज्यादा जो है वेक्टर्स को आप ऐड नहीं कर सकते। मींस यू कैन नॉट ऐड मोर देन 2 वेक्टर्स इन ट्राइंगुलर लॉ। ठीक है। लेकिन आपके पास एक दूसरा मेथड है जिसकी मदद से आप जो है n नंबर ऑफ वेक्टर्स, n मींस कोई भी नंबर, वो आप ऐड कर सकते हो और जिसको हम बोलते हैं पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन लॉ आपको आपके बुक्स में नॉर्मली नहीं होता, लेकिन मैं आपको डिफरेंशिएट करके बता रहा हूं कि ये प्रिंसिपल है, इसी के तहत उसी में भी एडिशन होगी। लेकिन फर्क जो होगा, फर्क वो सिर्फ ये होगा कि उसमें जो है नंबर ऑफ वेक्टर्स 2 से ज्यादा ऐड हो सकते हैं। ठीक है। तो इसको हम यहां से हटा देते हैं। तो यहां पर ये ट्राइंगुलर लॉ, अगर मैं लिखूं यहां पर वेक्टर ए, ठीक है, यहां पर ये वेक्टर बी, तीसरा वेक्टर मैंने लिख लिया वेक्टर सी। अब यहां पर देखो 3 वेक्टर आ गए, 4, चौथा वेक्टर भी लिख लो भले, चौथा वेक्टर डी। अच्छा, अब अगर इन्हें ऐड करना है तो ऐड करने के लिए प्रिंसिपल वही रहेगा, हेड टू टेल रूल। यानी कि हेड ऑफ फर्स्ट टेल ऑफ सेकंड, हेड ऑफ फर्स्ट टेल ऑफ सेकंड, हेड ऑफ फर्स्ट टेल ऑफ सेकंड, ये सेम रहेगा। लास्ट में रिजल्टेंट किस तरह से बनाना है? हेड विद हेड एंड टेल विद टेल, ये आप यूज करोगे जब लास्ट वाला वेक्टर। सबको सीक्वेंस वाइज रखते जाओ। किस तरह से? यहां पर ए है, ए इस डायरेक्शन में हमने लिख लिया, बी किस तरह से? इस तरह से, डी भी हमने रख लिया। सी किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, सी भी हमने रख लिया। डी किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, डी भी हमने रख ली। अब देखो सब में चेक करो, हेड किसके साथ है? टेल के साथ। हेड किसके साथ है? टेल के साथ। हेड किसके साथ है? टेल के साथ। अब सारे हमने ऑर्डर में रख लिए। अब हमें क्या करना है? हमें रिजल्टेंट बनाना है। रिजल्टेंट किस तरह से बनेगा? रिजल्टेंट के लिए हमने पढ़ा कि टेल विद टेल एंड हेड विद हेड। तो यहां पर एक लास्ट वेक्टर हम ऐड करेंगे और ये देखो यहां पर हेड हेड के साथ आ रहा है, टेल टेल के साथ आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो रिजल्टेंट है वो ये वाला है। तो रिजल्टेंट के लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए आप किस तरह से लिखोगे? वेक्टर आर इज इक्वल्स टू यहां पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी
प्लस वेक्टर डी। जितने भी वेक्टर्स होंगे उनके वेक्टर फॉर्म में इस तरह से आप लिखोगे। अगर एरोज हटाओ रहे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एरोज लाजमी लिखने हैं, यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर लिखना है। रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। तो सारों का वेक्टोरियल सम जो है वो रिजल्टेंट के इक्वल आता है। अच्छा, नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट होता है रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट का मतलब होता है कि ऐसा वेक्टर जिसका सम सबके इक्वल हो। इसका मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, सपोज करो कि आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स के ऊपर इस साइड दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक 5 न्यूटन का, दूसरा एक 5 न्यूटन का और दूसरा 4 न्यूटन का, ठीक है। अब इस साइड, अब देखो इस साइड यहां पर फोर्स लग रहा है कितना, 9 न्यूटन। तो अगर हमें बैलेंस करना है इसको, अगर यहां से हटा दे दो, ठीक है। अब सपोज करो पहले कि यहां पर एक बॉक्स है आपके पास, इस पर फोर्स लग रहा है, एक साइड राइट साइड की तरफ फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन और 4 न्यूटन। तो एक साइड पर फोर्स लग रहा है कितना, टोटल आप निकालोगे तो कितना, टोटल कितना बनेगा, 9 न्यूटन। अब 9 न्यूटन है, राइट साइड की तरफ फोर्स लग रहा है। अगर आपको इसको बैलेंस करना है, यानी कि बैलेंस करना है, अगर फोर्स हम छोड़ देंगे तो ये बॉडी इधर चली जाएगी। अगर इसको बैलेंस करना है तो 9 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट की तरफ भी होना चाहिए। 9 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट की तरफ होगा तभी ये बॉडी जो है वो रेस्ट के अंदर रहेगी। तो यहां पर दोनों फोर्सेज हैं, तो यहां पर अगर मैं एक बंदा हूं तो एक फोर्स लगाऊंगा 9 न्यूटन का डायरेक्ट, तो 9 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉडी रुक जाएगी, यानी कि ये बॉडी जो है वो रेस्ट के अंदर रहेगी। तो यहां पर देखो ये एक वेक्टर है ऊपर वाला ए, और ये जो वेक्टर है ये बी है। अब इन दोनों के सम को मिलाकर एक ही वेक्टर बन रहा है। तो रिजल्टेंट वेक्टर इस तरह से होता है। रिजल्टेंट वेक्टर की सिंपल डेफिनेशन क्या होती है, सिंगल वेक्टर हुज इफेक्ट इज इक्वल्स टू ऑल अदर वेक्टर्स। ये जो है रिजल्टेंट वेक्टर है, ये ए के भी इक्वल है, इन दोनों के सम के इक्वल है, ए और बी के सम के इक्वल है, जिस तरह से थोड़ी देर पहले आपने किया ना। ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर आर, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर आर किसके इक्वल था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब देखो इनका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड है इसका 5 और इसका 4, कितना बन रहा है 9 न्यूटन, 9 न्यूटन, और यहां पर ये कितना है 9, ठीक है। तो रिजल्टेंट इस तरह से होता है। रिजल्टेंट जो बाकी सारे फोर्सेस है ना, तो यहां पर देखो ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, सबका जो इफेक्ट बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक वेक्टर कंप्लीट कर सकता है। यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर इज ओनली अ सिंगल वेक्टर हुज इफेक्ट इज इक्वल्स टू ऑल अदर वेक्टर्स, ठीक है। तो ये थी आपकी, ये जिसमें आप नंबर ऑफ वेक्टर्स, n नंबर ऑफ वेक्टर्स ऐड कर सकते हो, तो इसको आप नाम देते हो पॉलीगॉन लॉ, पॉलीगॉन लॉ। अब वो ट्रायंगुलर लॉ था क्योंकि एक ट्रायंगल बन रहा था। पॉली मीन्स मैनी और गॉन मीन्स एंगल्स। तो यहां पर देखो काफी एंगल्स बन रहे हैं, तो इसी वजह से इसका नाम रखा गया पॉलीगॉन लॉ। लेकिन इसमें प्रिंसिपल वही रहेगा, हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल इज द बेसिक प्रिंसिपल विच इज यूज्ड फॉर द एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए जो यूज होता है वो प्रिंसिपल सेम रहेगा दोनों के लिए। अच्छा, उसके बाद एक दूसरा है हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ, अब ये जो है थोड़ा सा अलग है। अब इसमें याद करने वाली चीज कौन सी है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स होंगे, सपोज करो कि एक वेक्टर है आपके पास ए और दूसरा वेक्टर है आपके पास बी, तो यहां पर आपने क्या करना है, हेड को टेल के साथ ऐड नहीं करना, क्योंकि यहां पर ये जो है डिफरेंट है, इसमें हेड टू टेल रूल नहीं लगेगा। हेड टू टेल रूल नहीं लगेगा, ये बात याद कर लो पहले, सबसे पहले। अच्छा, अगर हेड टू टेल रूल नहीं लगेगा, अगर लगता तो ये किस तरह से लिखा जाता, ये इस तरह से लिखा जाता, ए वेक्टर उसके साथ बी वेक्टर, हेड विद टेल ऑफ द सेकंड, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। अब पैरेललोग्राम लॉ की तहत इसको ऐड करना है, तो पैरेललोग्राम लॉ की मदद से हमें ऐड करना है, तो हम इस वेक्टर को, ए वेक्टर को करेंगे फ्री। फ्री किस तरह से वेक्टर को किया जाता है कि इस वेक्टर को आप पोजीशन इसकी चेंज करोगे, इसके पैरेलल दूसरा वेक्टर बनाओगे। पैरेलल किस तरह से बनता है, इस तरह से,
और इसको शिफ्ट करके यहां पर रख लोगे इस तरह से, ये बनेगा आपका वेक्टर ए। यानी कि नॉर्मली आप क्या करोगे, पहले आप क्या कर रहे थे, हेड को टेल के साथ मिला रहे थे, लेकिन अब आप क्या करोगे, जो फर्स्ट वेक्टर होगा उसको फ्री करके आगे लेके आओगे और दोनों जो पहला वेक्टर है और दूसरा, उन दोनों की टेल को आपस में मिला लोगे। ये इस तरह से टेल दोनों की मिल गई, यानी कि ये वेक्टर था बी और यहां पर ये आपका वेक्टर आ गया वेक्टर ए। ठीक है, अब सिंपल आपको दो वेक्टर्स मिल गए जिनकी दोनों की टेल मिली हुई है। अब दूसरा तरीका क्या है, अब आपको क्या करना है, ये बी वेक्टर जो है इसका फ्री वेक्टर बनाना है। बी के सामने फ्री वेक्टर बिल्कुल ही उसी के पैरेलल आएगा इस तरह से। ए का फ्री वेक्टर बनाना है तो वो ए के सामने इस तरह से आएगा। ठीक है, यानी कि ए का भी फ्री वेक्टर आ गया, बी का भी फ्री वेक्टर आ गया, तो ये जो एक शेप बन गई इसको हम बोलते हैं मैथमेटिक्स के अंदर पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का जो रिजल्ट बनता है वो उसके डायगोनल के इक्वल होता है। डायगोनल किस तरह से होता है, सपोज करो ये एक शेप है ना आपकी, अगर स्क्वायर फॉर्म में, तो ये वाली जो होती है चीज, इसको बोलते हैं हम डायगोनल, चाहे इस डायरेक्शन के अंदर हो या इस डायरेक्शन के अंदर हो। यहां पर अगर इन दोनों को, जो दोनों के टेल को दोनों के हेड के साथ मिलाए, इस तरह से ये डायगोनल बनाएंगे और ये जो है ये रिजल्ट होगा किसका, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का। ठीक है, पैरेललोग्राम इनसे थोड़ा सा अलग है, बस आपको जो दो वेक्टर्स गिवन हो उनको पहले तो सबसे उनकी टेल मिलानी है, टेल मिलाने के बाद दोनों को फ्री करना है। ए वेक्टर जो है फ्री का मतलब ये है कि उसके पैरेलल वेक्टर बनाओ और उसके सामने रखो। ए वेक्टर जो है फ्री बनाओ, फ्री करके सामने रखो उसके। बी वेक्टर के सामने एक दूसरा वेक्टर रखो, बी वेक्टर, ये ऊपर वाला कौन सा है, ऊपर वाला ए के सामने है तो ए है, बी वाला ये इसके सामने बी। अब आपको क्या करना है, दोनों की टेल दोनों की हेड इन दोनों को मिलाना है। तो डायगोनल आपको यहां से ड्रॉ नहीं करना, डायगोनल वहां से ड्रॉ करना है जहां पर दोनों की टेल और दोनों की हेड आपस में मिल जाए। तो यहां से आपको जो रिजल्ट मिलेगा और जिस अपना यानी कि जिस तरीके से मिलेगा तो इसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, तो ये जो है पूरा पैरेललोग्राम। अच्छा, वो दूसरी चीज क्या थी कि पैरेललोग्राम में भी आप सिर्फ और सिर्फ दो वेक्टर्स ऐड कर सकते हो, ये भी दो वेक्टर्स के लिए। तो अब तीनों में फर्क क्या हुआ, पैरेललोग्राम लॉ में और हेड टू टेल अपना ट्रायंगुलर लॉ में, और तीसरा जो है पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन लॉ यू कैन ऐड मेनी वेक्टर्स विद द प्रिंसिपल ऑफ हेड टू टेल रूल। हेड और पैरेललोग्राम लॉ में दो वेक्टर्स ऐड कर सकते हो लेकिन हेड टू टेल रूल नहीं लगेगा। और तीसरा क्या था, ट्रायंगुलर लॉ। ट्रायंगुलर लॉ में भी दो वेक्टर्स लेकिन प्रिंसिपल कौन सा था, हेड टू टेल रूल। तो इन्हीं स्टेटमेंट्स में से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से कर सकते हो। और ये तरीका है पैरेललोग्राम का। जितनी नॉलेज आपको बता रहा हूँ एमडी केड और ई केड के लिए आपको इतनी सफिशिएंट है। ठीक है, इससे ज्यादा बाकी नहीं पूछेंगे। हाँ, इंजीनियरिंग वाले जो हैं उनसे पूछा जा सकता है लेकिन मेडिकल वालों से इतना ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है रिजल्ट आप किस तरह से निकाल सकते हो, रिजल्टेंट वेक्टर। जो रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला है, अच्छा एक चीज और, यहां पर थोड़ी देर पहले हमने लिखा वेक्टर ए और ये यहां पर हमने जो बनाया पैरेललोग्राम में वेक्टर बी। तो याद कर लो, दो वेक्टर्स के टेल्स के दरमियान में जो एंगल होती है इसको कहा जाता है एंगल ऑफ वेक्टर्स, एंगल ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो अगर आपसे पूछी जाए कि वेक्टर के दरमियान एंगल कितनी है तो आपने वो एंगल बतानी है जो दोनों के टेल के दरमियान है, हेड और टेल के दरमियान वाली एंगल नहीं बतानी। अब सपोज करो कि अगर आपके पास एक वेक्टर है इस तरह से ए और ये है वेक्टर बी। अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पर इन दोनों के दरमियान में एंगल है 120 डिग्री, तो वेक्टर के दरमियान में एंगल कितनी है, तो यहां पर देखो ये वाली जो 120 है पूरी एंगल कितनी होती है, पूरी एंगल होती है आपकी 180 डिग्री। पूरी एंगल कितनी होती है, 180 डिग्री। और ये जो वेक्टर है, एक वेक्टर उसका हेड और टेल आपस में मिले हुए हैं। आपको वो एंगल गिवन है जो हेड और टेल के दरमियान में है, लेकिन आपको निकालनी वो एंगल है जो दोनों के टेल्स के दरमियान में हो। तो टेल्स के दरमियान में वाली आप एंगल निकालोगे तो ये अगर 120 है, टोटल कितनी है 180, तो बाकी ये कितनी होगी 60 डिग्री। तो याद कर लो, वेक्टर्स के दरमियान वाली एंगल वो होती है जो उनके टेल्स के दरमियान में हो। ठीक है, वेक्टर्स के दरमियान वाली एंगल वो होती है जो उनके टेल्स के दरमियान में हो। ठीक है, तो ये बात
याद कर लो, दोबारा से सुन लो ये बात। दो वेक्टर्स, उनके दरमियान एंगल कौन सी होगी? जो उनके टेल्स आपस में ज्वाइंट होंगे तो जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि दो वेक्टर्स इस तरह से एडेड हैं और उनके दरमियान में ये वाला एंगल दिखाया जाए कि 120 है, तो बताओ कि वेक्टर के दरमियान में एंगल कितनी है? ऑप्शंस हो 120, 60, 90, 30, तो आप किस तरह से करोगे? ये वाली पूरी एंगल किसके इक्वल है? ये पूरी एंगल है 180 के इक्वल, 180 डिग्री के। अब देखो, वेक्टर के दरमियान एंगल वो होगी जो टेल्स के दरमियान होगी, तो इसको आप फ्री करके आगे लेकर जाओगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये दोनों की टेल आपस में जुड़ गई, एंगल वो होगी जो टेल्स के दरमियान हो। तो टोटल कितनी एंगल है? टोटल है 180। तो अगर ये 120 है तो बाकी ये कितनी होगी? बाकी ये होगी 60 डिग्री। ठीक है, आपको एंगल वो निकालनी है जो दोनों के टेल्स के दरमियान में हो। समझ में आया भैया? ठीक है, तो इस तरह से आप जो है एंगल ऑफ वेक्टर्स निकाल सकते हो। अब यही कॉन्सेप्ट जो है आगे यूज होगा, इसी वजह से ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब पैरेललोग्राम हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले। पैरेललोग्राम का जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है वो आप सबको याद होना चाहिए। वो किस तरह से आप निकाल सकते हो? पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला है वो है R = √A² प्लस B² प्लस 2AB एंड cos ऑफ थीटा। अब आपने दो तीन चीजें याद कर लेनी है। एक तो ये वाली जो एंगल है ये वेक्टर्स के टेल्स के दरमियान में है, टेल्स के दरमियान, ये बात एक याद कर लो। दूसरा, यहां पर ये प्लस की साइन आएगी। अगर आपके बुक के अंदर यहां पर नेगेटिव लिखा हुआ है तो उसको छोड़ दो, जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करके यहां पर आपने प्लस की साइन लगानी है। आंसर सेम आएंगे, बस वो उसमें थोड़ा सा तरीका अलग होगा, लेकिन सिंपल तरीका यही है। प्लस वाली जो है यहाँ पर सिंबल इसी वजह से है क्योंकि एंगल हमने वो सपोज किया है जो दोनों वेक्टर्स के टेल्स के दरमियान में हो। अच्छा, अब इस फॉर्मूला पर जो है काफी क्वेश्चंस आते हैं। मैक्सिमम रिजल्ट कब आएगा वेक्टर्स का? मिनिमम रिजल्ट कब आएगा? जब दोनों वेक्टर्स 90 डिग्री पर हो तो क्या रिजल्ट आएगा? ये फॉर्मूला किस तरह से बनेगा? और इसके साथ साथ दूसरा एक है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जो है किस तरह से आप निकाल सकते हो? तो उसके लिए फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ। अच्छा, ये फॉर्मूला किसके लिए? ये है एडिशन के लिए। यहां पर मैं लिख लेता हूं, फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। और ये पैरेललोग्राम से इसकी डेरिवेशन है। डेरिवेशन हमने नहीं करनी, जो चीजें इंपॉर्टेंट है हमें सिर्फ वही जो है पढ़नी है। और अगर आपको सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पूछी जाए तो वो किस तरह से करोगे? A² प्लस B², यहां पर सिर्फ और सिर्फ आएगा -2AB cos ऑफ थीटा। ये माइनस, अब ये माइनस किसके लिए? ये माइनस जो है वो किसके लिए? सब्सट्रैक्शन के लिए। और सब्सट्रैक्शन को कहा जाता है, सब्सट्रैक्शन इज अनदर नेम ऑफ एडिशन। ठीक है, सब्सट्रैक्शन इज अनदर नेम ऑफ एडिशन। सब्सट्रैक्शन के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। आपके पास जो दो वेक्टर्स हैं, ये सपोज करो वेक्टर ए है। अगर ये वेक्टर आपके पास ए है और दूसरा वेक्टर अगर लिखें यहां पर बी, तो अगर आपसे पूछा जाए कि a माइनस बी किसके इक्वल होगा, तो वो भी सिंपल है। a माइनस बी किस तरह से कर निकालोगे आप? इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि a में ऐड कर लो नेगेटिव ऑफ b, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या आएगा? माइनस। तो ये जो वेक्टर है ना नेगेटिव b, तो ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए इसको 180 पर घुमा देंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम रखेंगे, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट रखेंगे, तो ये आपका बन जाएगा नेगेटिव b। अब a प्लस बी किस तरह से होता? a प्लस बी होता है इस तरह से। ये रिजल्टेंट जो होता है ये किसके लिए होता है? ये होता है a प्लस बी के लिए। और a माइनस बी के लिए क्या बनेगा? ये वेक्टर a और ये b आ गया नीचे, क्योंकि आपको a माइनस बी चाहिए, तो ये आया माइनस बी और ये रिजल्टेंट r, टेल टेल के साथ, हेड हेड के साथ, तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू a माइनस बी। तो ये इसी वजह से नेगेटिव b में आप ऐड कर रहे हो a को, नेगेटिव b में ऐड कर रहे हो, तो इसी वजह से कहा जाता है नेगेटिव अपना सब्सट्रैक्शन इज अनदर नेम ऑफ एडिशन। ये सिर्फ और सिर्फ वेक्टर्स और अपना मैथमेटिक्स के लिए थोड़ा बहुत इसको कहा जाता है। सब्सट्रैक्शन का मेथड यही है। फॉर्मूला अगर बोला जाए तो ये वाला लगाना है नेगेटिव केस के लिए, नेगेटिव ऑफ वेक्टर के लिए। लेकिन अगर एडिशन के लिए पूछा जाए तो यही फॉर्मूला लगेगा, एंगल सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एक फर्क है, यहाँ पर प्लस है और उस साइड जो है वो माइनस है, बस ये छोटा सा फर्क है, बाकी और
कुछ भी नहीं है, सिंपल जो है आप निकाल सकते हो। इस फॉर्मूला वाले मेथड को आप एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन भी बोल सकते हो। जो ग्राफिकल थोड़ी देर हमने पहले पढ़ा उसको हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड, और ये जो अभी हमने फॉर्मूला की हेल्प से पढ़ा तो इसको हम बोलेंगे एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि वेक्टर मैक्सिमम रिजल्ट कब देगा, मिनिमम रिजल्ट कब आएगा। तो मैक्सिमम रिजल्ट जो आता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपके पास वेक्टर हैं दो, कौन से, अगर ए वेक्टर है आपके पास 3 और दूसरा बी वेक्टर है आपके पास 4, तो इनका रिजल्ट जो है मैक्सिमम किस एंगल पर आएगा, या इसका मैक्सिमम रिजल्ट कितना आएगा, आर मैक्स अगर मैं पूछूं आपसे कि कितना आएगा। तो यहां पर पहले मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम अगर रिजल्ट आपसे पूछा जाए आर मैक्स, तो याद कर लो ये होता है cos 0 पे, cos 0, क्योंकि cos 0 1 के इक्वल होती है। और मैक्सिमम रिजल्ट किसके इक्वल होता है, जब मैक्सिमम रिजल्ट आपको निकालना हो तो दो वेक्टर जो आपको गिवन हो ना, उनको डायरेक्टली आप ऐड कर लिया करो, यानी कि 3 और 4 कितना होगा 7, मैक्सिमम ये आएगा। अब ये फॉर्मूला की मदद से किस तरह से निकालेंगे, हमेशा आपको यूज फॉर्मूला करना है। फॉर्मूला कौन सा, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। फॉर्मूला हमेशा यही लगेगा, लेकिन ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स नहीं जिसकी मदद से आप निकाल सकते हो। एक वेक्टर है 3, दूसरा है 4, अगर आपको निकालना है मैक्सिमम रिजल्ट, तो मैक्सिमम मैंने आपको पहले ही हिंट दे दी कि किस एंगल पर है, 0 पर। तो आपने क्या करना है, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए की जगह पर, ए कितना है 3, पहले फॉर्मूला लिखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। तो यहां पर अगर मैं लिखूं r इज इक्वल टू अंडर रूट ए का स्क्वायर, ए कितनी है 3 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 4 का स्क्वायर प्लस ये 2 फॉर्मूले वाला 2, ए की जगह पर 3 और बी की जगह पर 4, cos 0 कितना होता है, cos 0 होता है cos 0 1, तो यहां पर आ जाएगा 1, ठीक है। r इज इक्वल टू, अब ये कितना आएगा 3 स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 4 स्क्वायर, और ये बीच में आएगा क्या 2 3 4, और ये प्लस और ये इसके साथ अंडर रूट। अब देखो ये जो है आपको जो अपीयरेंस दे रहा है, तो ये किस तरह से दे रहा है, ये सपोज करो ए स्क्वायर है, और ये जो है ये किसके इक्वल है, ये बी स्क्वायर, और ये बीच में जो है बना हुआ है 2, और ये ए और ये बी, ए की जगह पर क्या है 3, बी की जगह पर है 4। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर के। तो इस पूरे की जगह पर ये जो है हम क्या करेंगे, ये किसकी अपीयरेंस दे रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम यहां से हटाकर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे। तो किस तरह से होगा ये, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए किसके इक्वल है, ए 3 के इक्वल, तो हमने लिखा 3 प्लस बी किसके इक्वल है 4, तो हमने लिखा 4, और ये इसका होल स्क्वायर अंडर रूट में कैंसिल हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल आएगा 3 प्लस 4, और ये 3 प्लस 4 कितना आएगा 7 न्यूटन। समझने के लिए दोबारा से सुनो, दो वेक्टर्स, इनका मैक्सिमम रिजल्ट कब आएगा, मैक्सिमम रिजल्ट आता है हमेशा याद कर लो 0 एंगल पर, थीटा आपकी कितनी होनी चाहिए 0 डिग्री, और ये अंडरस्टूड है कि cos हम यूज कर रहे हैं फॉर्मूला में। जब आपका एंगल 0 होगा, या दोनों वेक्टर्स, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलूं कि दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे, तो आपका रिजल्ट मैक्सिमम आएगा। अगर आपको मैं इस तरह से ड्रॉ करके दूं वेक्टर्स, एक 5 न्यूटन दूसरा 3 न्यूटन, मैं पूछूं इनका रिजल्ट क्या होगा, दोनों देखो पैरेलल है, इन दोनों का सिंपल रिजल्ट क्या होगा 5 प्लस 3 कितना 8 न्यूटन। एक वेक्टर आपको इस तरह से मिलेगा जिसका रिजल्ट कितना होगा 8 न्यूटन। ये अभी थोड़ी देर पहले भी हमने किया कि ऑपोजिट में जो है हमने एक 9 न्यूटन का वेक्टर रखा। तो ये सिंपल पैरेलल वेक्टर्स के लिए, पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान में एंगल कितनी होती है 0 डिग्री। तो जब पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो आपको रिजल्ट निकालने के लिए सिंपल दोनों को ऐड कर लेना है। जब भी बोले कि एंगल 0 है या मैक्सिमम रिजल्ट निकालना है आपको, तो आप दोनों को ऐड कर दोगे, ठीक है। तो इसको समराइज करते हैं दोबारा से। दो वेक्टर्स हैं आपके पास, एक वेक्टर है 3, दूसरा वेक्टर है 4। मैक्सिमम रिजल्ट किस तरह से आप निकाल सकते हो, अब मैक्सिमम रिजल्ट कौन सी एंगल पर निकलेगा 0 पर, यह बात आपने याद कर लेनी है। मैक्सिमम के लिए शॉर्ट ट्रिक कौन सी है कि दोनों वेक्टर्स को आप डायरेक्टली ऐड कर लो, यानी कि जब भी आपसे मैक्सिमम रिजल्ट पूछा जाए या 0 एंगल देकर आंसर पूछा जाए, दोनों वेक्टर्स को डायरेक्टली ऐड कर लो, वही आंसर है।
एक तरीका ये। दूसरा फॉर्मूला की मदद से आप करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, ए की जगह पर रखा 3 स्क्वायर, बी की जगह पर रखा 4 स्क्वायर और 2ab। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है मैट्रिक में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर के। तो यहां पर इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, इसको रखेंगे क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर रखा, तो होल स्क्वायर जो 2 था वो अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया, 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बचा बाहर, 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 कितना आएगा, 7 आएगा। तो ये था आपके मैक्सिमम रिजल्ट के लिए। तो इसमें याद करने वाली चीजें कौन सी हैं, मैक्सिमम रिजल्ट पूछे तो भी दोनों को ऐड कर लेना है, जब बोले कि एंगल 0 है तो भी दोनों वेक्टर्स को ऐड कर लेना है रिजल्ट के लिए, पैरेलल वेक्टर्स बोले तो भी दोनों को डायरेक्टली ऐड कर लेना है। अच्छा, अगर मिनिमम रिजल्ट पूछे आपसे, अगर आपसे मिनिमम रिजल्ट पूछा जाए, यहां पर एक इसको जो हम चीजें करते जा रहे हैं उसको साइड में लिखते जाएं। आर मैक्स आपको एंगल कौन सी पर मिलेगा, 0 डिग्री पर, और किसके इक्वल मिलेगा, सिंपल ए प्लस बी, दोनों को ऐड कर लो, दोनों वेक्टर्स को डायरेक्टली ऐड कर लो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब वेक्टर आपको कौन सा निकालना है, मिनिमम, मिनिमम यानी कि कम से कम आंसर कितना आएगा। अब देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल था, ए प्लस बी होल स्क्वायर के। अब दूसरा एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल था, ए माइनस बी होल स्क्वायर के। तो अगर मैं एंगल रखूं इस फॉर्मूला के अंदर, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, तो यहां पर कौन सी एंगल रखूं कि ये नेगेटिव बन जाए, तभी ये अपीयरेंस देगा, कौन सी, ये अपीयरेंस देगा इस ऊपर वाले फॉर्मूला की जैसी, इस तरह से ए स्क्वायर और ये बन जाएगा माइनस 2ab कॉस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर इस तरह की हमें अरेंजमेंट मिल गई तो हम इसको भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो cos 180 का जो वैल्यू होता है, cos 180 का वैल्यू होता है -1, cos 180 का वैल्यू होता है -1, तो यहां पर cos थीटा की जगह पर अगर मैं लिखूं cos 180 तो ये कितना आ जाएगा, -1। तो ये इसको हम आगे करके लिखते हैं, ठीक है, ये ए स्क्वायर सेम और यहां पर ये बी स्क्वायर सेम, यहां पर -1 आ गया, इसको लिखा हमने प्लस, और ये 2ab। अब cos 180 किसके इक्वल है, -1 के, तो ये इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस बन जाएगा 2ab। अब देखो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, ए माइनस बी होल स्क्वायर के। तो इसको करके देखो, ए माइनस बी होल स्क्वायर, अब ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, ए माइनस बी। और यहां पर याद कर लो, ए वेक्टर जो होगा वो बड़ा होगा, वेक्टर ए जो होगा वो उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी, ऑटोमेटिकली आपने वो वेक्टर पहले रखना है जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अगर मिनिमम एंगल, मिनिमम रिजल्ट का आपसे पूछा जाए तो वो आप किस तरह से निकाल सकते हो, वो आप निकाल सकते हो जब एंगल हो 180 डिग्री। और किस तरह से करोगे, बड़े वेक्टर में से छोटा वेक्टर माइनस कर लोगे। यहां पर हमने सपोज किया है कि ए जो है वो ग्रेटर देन है वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ठीक है, सिंपल ये तरीका है। मैक्सिमम रिजल्ट के लिए पूछा जाए तो ए प्लस बी, मिनिमम के लिए पूछा जाए तो ए माइनस बी। हमने प्रूफ भी कर लिया, प्रूफ बार बार करने की जरूरत नहीं है, चीजें याद करने वाली। अगर मैक्सिमम रिजल्ट पूछा जाए तो इस तरह से निकाल सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि दो वेक्टर्स हैं आपके पास 3 और 4, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन, तो इनका मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्ट कितना आएगा, तो इसका मैक्सिमम रिजल्ट कितना आएगा, 3 + 4 कितना होगा, 7, मैक्सिमम आ गया 7, मैक्सिमम कितना आ गया 7। मिनिमम कितना आएगा, तो मिनिमम बड़ा पहले रखना है, ए की जगह पर क्या रखोगे 4 माइनस बी कितना है 3, तो मिनिमम कितना आएगा, आर मिनिमम कितना है 1। तो अब देखो मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम है 7, मिनिमम कितना है, मिनिमम है 1।
तो इसका जो भी रिजल्ट होगा ना कोई सी भी एंगल पर वो 1 एंड 7 के दरमियान होगा। अगर मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है, मिनिमम वैल्यू पता है, तो इसका रिजल्ट इन दोनों के दरमियान किसी भी एंगल में हो सकता है। मैक्सिमम कितना है 1 और मैक्सिमम कितना है 7, मिनिमम कितना है 1, बाकी किसी भी एंगल को चेंज करेंगे तो इन दोनों के दरमियान ही एंगल होगा। 7 से बढ़ेगा नहीं और 1 से कम नहीं होगा। अगर आपसे इस तरह से पूछे जाते हैं सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर, अगर इस तरह से पूछा जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिजल्टेंट ऑफ 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। 3 एंड 4 का रिजल्टेंट कौन सा नहीं हो सकता? तो बाकी सारे होंगे, सिर्फ एक ऑप्शन होगा जो नहीं होगा। तो यहां पर ऑप्शंस लिखें, 5 न्यूटन, ऑप्शन बी 7 न्यूटन, ऑप्शन सी 1 न्यूटन, ऑप्शन डी 8 न्यूटन। अब देखो, अगर इस तरह के सवाल है ना कि रिजल्टेंट कौन सा नहीं हो सकता, तो इसको हल करने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्ट निकालो। मैक्सिमम कितना होगा? आर मैक्स। मैक्सिमम के लिए क्या होगा? दोनों को ऐड कर लो, कितना होगा? 3 + 4 कितना होगा? 7। तो देखो 7 ऑप्शन के अंदर है, तो इसका मतलब ये हो सकता है। आपसे पूछा है कि कैन नॉट, कौन सा रिजल्ट नहीं आ सकता? मिनिमम देखो, मिनिमम कितना है? कम से कम 4 - 3 तो आएगा ये 1। तो अब 1 एंड 7 के दरमियान में इनका रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम है 7, मिनिमम कितना है? मिनिमम है 1। तो मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान इनका रिजल्ट होगा 1 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। 7.1 भी नहीं हो सकता और 0.999 भी नहीं हो सकता। एग्जैक्टली कम से कम कितना है? 1 और ज्यादा से ज्यादा कितना है? 7। तो अब देखो, इन दोनों के अलावा जो ऑप्शन हैं या इन दोनों के बीच में जो ऑप्शन है उसके अलावा बाकी जो ऑप्शन होगा वो गलत है। अब देखो 1 एंड 7 के दरमियान में 5 आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी हो सकता है। 7 भी करेक्ट है। 1 भी हो सकता है। 8 न्यूटन, अब 8 देखो, 8 मैक्सिमम से भी आगे हो गया, तो ये रिजल्ट नहीं हो सकता। तो इसके लिए ये जो ऑप्शन है वो रिजल्ट नहीं देगी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। और समटाइम्स इस तरह से भी लिखा जाता है, वेक्टर्स आपसे पूछे जाते हैं। आपसे इस तरह से पूछा जाता है कि मैक्सिमम 2 वेक्टर्स हैं आपके पास ए एंड बी। अब ये स्टेटमेंट में नहीं लिख रहा, मैं आपको बता रहा हूं। 2 वेक्टर्स हैं आपके पास ए एंड बी, उन दोनों का मैक्सिमम रिजल्ट आ रहा है 7 और उन दोनों का मिनिमम रिजल्टेंट आ रहा है कितना? 1। ठीक है, तो बताओ कि ए एंड बी कौन से वेक्टर्स हैं? यानी कि इफ द मैक्सिमम रिजल्ट maximum resultant of 2 vectors a and b is 7, if the minimum resultant of 2 vectors a and b is 1, then what are these 2 vectors? अब वो 2 वेक्टर्स कौन से हैं? which are these 2 vectors? वो 2 वेक्टर्स कौन से हैं? तो आपको निकालने के लिए इनको किस तरह से अपना कौन सा तरीका लगाना पड़ेगा? ये देखो, r = r max लिख के किसके इक्वल है? a + b किसके इक्वल है? मैक्सिमम रिजल्ट कितना आ रहा है? 7, तो यहां पर लिख लो 7। मिनिमम कितना आ रहा है? आर मिनिमम, तो मिनिमम कितना आएगा? a - b, वो कितना है? 1। अब क्या करो, दोनों को ऐड कर लो, तो ये प्लस ए अपना प्लस बी माइनस बी क्या हो जाएगा? आपस में कैंसिल। तो ये a और a क्या हो जाएगा? क्योंकि ये ए बी जो है वो प्लस वाली है, ये ए बी जो है प्लस वाली है, तो a + a कितना हो जाएगा? 2a। और ये किसके इक्वल आएगा? 7 + 1 कितना होगा? 8। तो a इसके साथ ये अपना 2 मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 8/2 कितना आएगा? 4। यानी कि आपको एक वेक्टर मिल गया, कितना है? 4। ये आपको पता चल गया। अब देखो 4 + b कितना है? 7। तो अगर a 4 है तो b में कितने मिलाएं तो 7 बनेगा, तो ये कितना होगा? ये होगा 3 न्यूटन।
तो इसको घुमाकर भी आपसे पूछ सकता है, समझ में आया ना किस तरह से। अगर आपसे पूछा जाए कि दो वेक्टर्स हैं आपके पास, उनका मैक्सिमम रिजल्ट कितना होगा, मिनिमम रिजल्ट कितना होगा, तो मैक्सिमम a प्लस बी का इक्वल रखो, मिनिमम 1 a माइनस बी के इक्वल रखो, इस तरह से जो है आप निकाल सकते हो। ठीक है, एग्जाम दीजिए चलो। समझ में चलो ना ना 16। अच्छा, तो ये हमने पढ़ा दो एंगल्स के लिए। तो जब आपके पास अगर दो वेक्टर्स हों और वो एक्ट कर रहे हो 90 डिग्री पर, तो उनके लिए आप किस तरह से ये फॉर्मूला यूज करोगे। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करोगे आप किस तरह से, आपके पास ये वाला फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला आपने हमेशा यही लगाना है, r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस ऑफ थीटा। अब ये फॉर्मूला है कौन सा, रिजल्टेंट फॉर्मूला। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है आपके पास 3 न्यूटन, दूसरा वेक्टर है 4 न्यूटन, और अगर मैं आपसे बोलूं कि इनके दरमियान में एंगल है कितना 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के लिए कुछ भी बोल सकता है। 90 डिग्री के लिए बोल सकता है कि दीज आर बोथ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये परपेंडिकुलर भी हैं। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि दोनों के दरमियान में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो सबसे पहले इनको लिखने का आपको तरीका आना चाहिए, किस तरह से, आप एक वेक्टर इस तरह से ड्रा करोगे और दोनों की टेल को मिलाकर इस तरह से लिखोगे, फिर एक को वेक्टर को लिखोगे 3 न्यूटन, दूसरे का लिखोगे 4 न्यूटन। अब दोनों के दरमियान में ये देखो एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो अब इनका रिजल्ट आपसे पूछा है, और रिजल्ट दो वेक्टर्स का इन्हीं के दरमियान में होगा, कहीं पे इन्हीं के दरमियान में होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम आपने पढ़ा, इसको भी फ्री करोगे और इसको भी फ्री करोगे, तो इस तरह से इनके दरमियान में दो वेक्टर्स का रिजल्ट हमेशा उनके दरमियान में कहीं में होता है। अच्छा, ये फॉर्मूला लगाना है, तो यही फॉर्मूला लिखेंगे किस तरह से, r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, cos 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहां पर मैं लिखूंगा 2ab और cos 90 की जगह लिखूंगा 0, तो ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपने इन दोनों के ऊपर से कैंसिल नहीं करना, क्योंकि ये बीच में प्लस है, ऐसा ना हो कि फिर इसको भी कैंसिल कर दो। तो यानी कि ये फॉर्मूला आप याद कर लो, ये आप कब लगाओगे, जब दोनों के दरमियान में एंगल होगा कितना 90 डिग्री। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दो वेक्टर्स के दरमियान जब एंगल 90 डिग्री होगा, तो इस वाले यानी कि रिजल्टेंट का फॉर्म किस तरह से होगा, या रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा, तो रिजल्टेंट इसके इक्वल होगा। ऑप्शंस में बाकी ऑप्शंस भी आपको दे सकता है, किस तरह से, अगर इस तरह से दे a प्लस बी, दूसरा ऑप्शन हो a माइनस बी, ठीक है, तीसरा ऑप्शन हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आखिरी ऑप्शन हो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस विल बी दी करेक्ट आंसर। अच्छा, इसका आंसर क्या बनेगा, तो इसका आंसर क्या बनेगा, a की जगह पर रखो 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4, तो ये 4 का स्क्वायर, और ये इसके ऊपर अंडर रूट। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर होगा 16, ऊपर अंडर रूट 16 और 9 कितना होगा 25, और 25 का अंडर रूट हमेशा होता है 5। सो 5 विल बी दी आंसर ऑफ बोथ ऑफ दीज। अगर दो वेक्टर्स हो आपके पास 3 और 4, तो उनका रिजल्ट आपके पास कितना बनेगा, रिजल्ट उनका रिजल्ट आपके पास कितना बनेगा, रिजल्ट आपका बनेगा 5 न्यूटन। लेकिन दोनों के दरमियान में एंगल कितना होना चाहिए, एंगल होना चाहिए 90 डिग्री। टू वेक्टर्स 3 and 4 एक्टिंग एट राइट एंगल विल मेक द रिजल्टेंट ऑफ 5 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो एक मरतबा फिर से रीकैप कि मैक्सिमम रिजल्ट के लिए एंगल कितनी होनी चाहिए, एंगल होनी चाहिए 0 डिग्री। आंसर कितना होगा, दोनों वेक्टर्स को मैं ऐड कर दो। मिनिमम रिजल्ट के लिए क्या होगा, एंगल कितनी होनी चाहिए 180 डिग्री। 180 डिग्री बोले या एंटी पैरेलल बोले, बात एक ही है, एंटी पैरेलल। ठीक है, और क्या करोगे a माइनस बी करोगे, और a जो है बड़ा होना चाहिए। अच्छा, और राइट एंगल के लिए जब दोनों वेक्टर्स राइट एंगल पर हों, तो r किसके इक्वल मिलेगा, r मिलेगा
90 डिग्री के लिए किसके इक्वल, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसके जो है वो इक्वल मिलेगा। अब ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स थी जिसकी मदद से जो है आप आंसर्स निकाल सकते हो। अगर आपसे अपना सम एंड डिफरेंस, दूसरा हमने क्या पढ़ा था, दूसरा हमने सब्सट्रैक्शन पढ़ी थी, और सब्सट्रैक्शन किसके इक्वल थी, तो ये मैं थोड़ा शॉर्ट करके आपको बता दूं ताकि फिर आप उसमें कंफ्यूज ना हो। ये जो आर है ना, ये आर, ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया किसके इक्वल है, वेक्टर आर जो है वो एडिशन में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इक्वल है, ठीक है। और ये इसकी मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर रहे हैं कि मैग्नीट्यूड कितनी है। अगर ये हमें हमसे सब्सट्रैक्शन पूछे तो वो किसके इक्वल होगी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और इसका माड, और ये किसके इक्वल है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ थीटा, माइनस 2ab cos ऑफ थीटा। तो याद करने के लिए हमेशा एक चीज याद कर लो, आपको जो भी रिजल्ट पूछा जाए तो वो रिजल्ट आप इस तरह से निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपसे अपना इसको, अच्छा दूसरा इसको बोला जाता है डिफरेंस, डिफरेंस। अगर आपसे बोले कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, डिफरेंस के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। अगर आपसे बोले कि फाइंड द सम ऑफ टू वेक्टर्स, सम ऑफ टू वेक्टर्स आपको किस किस फॉर्मूला से मिलेगा, इस फॉर्मूला से। और एक एमसीक्यू आता है, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल एट विच एंगल। यहां पर ये मैं एमसीक्यू लिख लेता हूं, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल एट विच एंगल। ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी 120 डिग्री। सम एंड डिफरेंस कौन सी एंगल पर इक्वल होता है, तो जो भी रिजल्ट आपको इस फॉर्मूला में थीटा पर मिल रहा है, ये चीज याद करने के लिए समझ लो हमेशा के लिए कि जो भी याद कर लो आपको रिजल्ट इस फॉर्मूला में सम वाले में थीटा पर मिल रहा है, वही सेम रिजल्ट आपको यहां पर मिलेगा, लेकिन कौन सी एंगल पर, 180 माइनस थीटा पर, 180 माइनस थीटा पर। सपोज करो यहां पर आपको कुछ वैल्यू मिल रहा है, कौन सी एंगल पर, 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर आपका एक आंसर आ रहा है। यहां पर वही आंसर कितनी एंगल पर आएगा, 180 में से 60 माइनस कर लोगे, 180 में से 60 माइनस कर लोगे तो 120 आएगा। तो याद कर लो, जिस एंगल पर यहां रिजल्ट जो भी रिजल्ट आएगा वो सेम रिजल्ट अगर इस फॉर्मूला से निकालना है तो 180 माइनस थीटा पर वही सेम रिजल्ट आएगा। समझे में कुछ नहीं उड़ो, ठीक है। अच्छा तो अब देखो, अगर यहां पर मैं 90 रखूंगा ना 90 पर, तो यहां पर भी 180 में से 90 निकालोगे तो कितना आएगा, 90। तो 90 पर दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है। तो यहां पर यही पूछा गया है, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज इक्वल टू एट विच एंगल, 90 डिग्री। अब ये किस तरह से होता है, ये जो वर्कशीट्स मैंने करवाई है ना उसमें थोड़ा बहुत मैंने बताया है, और बाकी आपके लिए भी कुछ छोड़ूं, सारा मैं ही कुछ बता दूं तो फिर आप क्या करोगे। तो आप जो है इसको आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करें, बाकी आपको चीजें जो है वो क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। सिंपल है, याद करने वाली चीज, इसको डिफरेंस भी बोल सकते हैं, इसको सम भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा और एक चीज, लास्ट बुधाए वो बंद हो गया, लास्ट बुधाए बंद हो गया। बस एक लास्ट चीज बता दूं फिर जो है इसको वाइंड अप करते हैं। अच्छा अगर आपको कहा जाए कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, अगर एक वेक्टर है आपके पास f, दूसरा वेक्टर है आपके पास, यानी कि a बराबर है f के, b बराबर है वो भी f के, यानी कि दोनों वेक्टर्स आपके पास f f है।
और तीसरा वेक्टर जो है रिजल्ट आप निकालो, एंगल आपको दिया जाए कौन सा, 120 डिग्री। अगर 120 डिग्री आपसे कहा जाए तो 120 डिग्री पर एंगल कौन सा आएगा, तो ये सेम फॉर्मूला आप लगाओगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, कॉस 120 चेक कर। तो यहां पर रखो, हम दोनों वेक्टर्स रखेंगे सेम, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए की जगह पर भी f रखना है, एफ स्क्वायर, बी की जगह पर भी एफ स्क्वायर प्लस 2, और यहां पर ए की जगह पर f, बी की जगह पर f। अब कॉस ठीक है, cos 120 मेरे ख्याल से होती है -1/2, फिर भी आप इसको कंफर्म कर लेना, बाकी जो मुझे बताने वाली चीज है वो मैं आपको समझा दूं। यहां पर रखेंगे -1/2, अब ये 2 से 2 मर जाएगा और ये रिजल्ट जो है वो किस तरह से बनेगा, r इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस ये एफ स्क्वायर, और ये जो है एक बच जाएगा ये नेगेटिव एफ स्क्वायर, क्योंकि ये नेगेटिव इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई, और ये एफ एफ में खत्म हो जाएंगे, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, हाँ इसकी वैल्यू जो है -1/2 ही है, ठीक है, अंडर रूट एफ स्क्वायर, ये स्क्वायर इसमें खत्म, रिजल्ट भी आपको एफ मिलेगा। तो अगर आपसे बोला जाए कि इफ यू हैव 2 वेक्टर्स और उनको आप ऐड करते हो, कौन सी एंगल पर ऐड करें कि वो जो रिजल्ट है वो दोनों यानी कि ईदर ऑफ 2 के इक्वल है, ईदर ऑफ 2 यानी कि यहाँ इसके इक्वल है या इसके इक्वल है। तो यहां पर देखो वेक्टर ए जो है वो भी एफ के इक्वल है, वेक्टर बी है वो भी एफ के इक्वल है, रिजल्ट किसके इक्वल आ रहा है, वो भी एफ के इक्वल आ रहा है। तो अगर ऐसी स्टेटमेंट आपको गिवन हो जिसमें आपको बताया जाए कि इसमें ए वेक्टर जो है वो भी सपोज करो एक्स के इक्वल है, बी वेक्टर जो है वो भी एक्स के इक्वल है, और इसका जो रिजल्ट है वो भी एक्स के इक्वल है, बताओगे एंगल कौन सी है। तो एंगल कौन सी होगी, हमेशा के लिए याद कर लो, वो एंगल कौन सी होगी, वो होगी एंगल 120 डिग्री। और ये किसके लिए होगी, सम ऑफ 2 वेक्टर्स या सम ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स इसको कहा जाता है। अगर यही चीज डिफरेंस के लिए पूछी जाए तो डिफरेंस में कितनी होगी, 180 में से कितना थीटा माइनस कर लेंगे, यहां पर थीटा कितनी है 120, तो यहां में से 180 में से 120 माइनस करेंगे तो कितनी एंगल पर मिलेगा, 60 डिग्री पर, ठीक है। तो अब आज के लिए इतना ही, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।